फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। योजना विश्लेषण के अगस्त माह के इस अंक में हम जो स्वतंत्रता की अनकही कहानियां हैं उसके तीसरे पार्ट को हम देखेंगे। अगस्त का महीना 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पड़ता है और उसको लेकर योजना ने एक स्पेशल विशेषांक जारी किया है जिसमें स्वतंत्रता के दौरान कई सारे ऐसे अनसंग हीरो या अनटोल्ड स्टोरीज़ रही है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। उसमें से कुछ को, सभी तो नहीं लेकिन कुछ को योजना ने अपने अंक में डाल रखा है और उसको हम जैसे हर बार की तरह योजना को 3 पार्ट में करके देखते हैं क्योंकि 9-10 टॉपिक रहता है, फिर एक में मुश्किल हो जाता है। पहले पार्ट में हमने संपादकीय देखा, सेलुलर जेल की कहानी देखा और रानी अबक्का को देखा जो जिनको कहा जाता है कि भारत में पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी माना जाता है, उनको माना जा रहा है, इतिहासकार मानते हैं। दूसरे पार्ट में हमने गुजरात के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो भी संग हीरो रहे या मतलब जिनके बारे में हमें नहीं पता रहता है उनके बारे में देखा। हमने जम्मू द्वीप उद्घोषणा के बारे में देखा और हमने देखा के कलप्पन या केरल के गांधी के बारे में। इतना हम देख चुके हैं। इस अंग में हम अपने पार्ट 3 में जो है हम देखेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय भाषा का क्या प्रभाव रहा, यानी स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय भाषाओं का क्या योगदान रहा, किस तरह से उसने योगदान निभाया, उसको समझेंगे। फिर जो दूसरा है इसके बाद हम देखेंगे कि पूर्वोत्तर के हमारे कौन से ऐसे अनसंग हीरो रहे स्वतंत्रता आंदोलन को जिनके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। देखिए, इसको लेकर जो है प्रकाशन विभाग या पब्लिकेशन डिवीज़न जिसके खुद की योजना आती है उसने एक पुस्तक है, उसी के कुछ अंश को इसमें प्रकाशित किया गया जिसमें 4-5 हम देखेंगे, 4-5 व्यक्तियों के बारे में, घटनाओं के बारे में। तीसरा है जो लास्ट है वो एक वरिंद्र घोष करके हैं। वरिंद्र घोष या बारिंदा के बारे में कहा जाता है, या अरविंद घोष के छोटे भाई थे और ये भी एक प्रमुख क्रांतिकारी रहे हैं, तो इनके बारे में भी हम थोड़ा सा जानेंगे, संक्षेप में जानेंगे क्योंकि जो अमृत महोत्सव भारत सरकार का चल रहा है उसमें इनके बारे में जो अनसन या अनटोल्ड हीरोज़ के बारे में रहा है इनके बारे में भी बताया गया है और योजना में भी ये चीज़ें आई हैं। चलिए पहले देखते हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय भाषाओं का योगदान। देखिए, हम जो योजना पढ़ाते हैं वो योजना विश्लेषण करते हैं। विश्लेषण के दौरान किसी भी जो भी इसमें ज़्यादातर लेख ही आते हैं, महत्वपूर्ण अच्छे लोग लिखते हैं, तो उस लेख में को हम विश्लेषित करके समझने की, यानी छोटे छोटे अपने सुविधा के अनुसार टुकड़ों में बांट के समझने की कोशिश करते हैं ताकि वो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो जैसे इसे हम समझेंगे, पहले परिचय जानेंगे, फिर सामाजिक आंदोलन, क्योंकि राष्ट्रवादी आंदोलन एक खुद ही, स्वतंत्रता आंदोलन एक खुद ही सामाजिक आंदोलन था, तो उसमें क्या साहित्य की क्या भूमिका होती है उसको समझेंगे। फिर इसी में है कि भूमिगत पत्र पत्रिकाओं और लेखन में व्यंग्यात्मक भाषा का उदय आएगा, साहित्यिक दिग्गजों का आध्यात्मिक गुरुओं पर आशीर्वाद है, पौराणिक कथाओं और नुक्कड़ नाटकों के द्वारा जो है अंग्रेज़ों के बारे में बताने की बात की जाती है, और महात्मा गांधी के लेख जो है किस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरणा स्रोत रहे हैं और अंततः निष्कर्ष। इन कुछ हेडिंगों के माध्यम से इस पूरे लेख को, यानी स्वतंत्रता आंदोलन में भारतीय भाषाओं के योगदान को समझने की हम कोशिश करते हैं। परिचय के रूप में देखा जाए तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन एक जटिल और बहुधार्मिक सामाजिक आंदोलन था जिसमें कई सांस्कृतिक प्रथाएं थी, भाषा थी, साहित्य था और अभिव्यक्तियां शामिल थी। यानी साहित्यिक दृष्टि से देखा जाए तो कोई एक धारा नहीं थी स्वतंत्रता आंदोलन में, अनेक धाराएं एक साथ चल रही थी। यानी कि ये कहना कि स्वतंत्रता आंदोलन की एक ही धारा थी वो गलत है, बहुत सारी धाराएं चल रही थी जिनमें अनेक धार्मिक थी, सांस्कृतिक, भाषाई और साहित्यिक अनेक चीज़ें उसमें एक स्वतंत्रता आंदोलन की जो विकास यात्रा है उसको संवर्धित कर रही थी। आंदोलन में ब्रिटिश शासकों को भारत की विविध सांस्कृतिक परंपराओं से आश्चर्यचकित कर दिया, क्योंकि ब्रिटिश शासक भारत की विविधता और सांस्कृतिक परंपरा को देखकर उनको समझ ही में नहीं आया कि वो क्या करें। लेकिन ये जो सभी धारा थी, अभी हम कहानी देखेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, आपको समझ में आएगी ये चीज़ें कि किस तरह से ब्रिटिश उत्पीड़न के खिलाफ हमारे साहित्य में भी परिवर्तन देखा गया। लेकिन ये जो भी धाराएं थी, विविधता थी, ये सबका एकमात्र लक्ष्य था, वो क्या था? ब्रिटिश राज के को मातृभूमि से बेदखल करना। इस दौरान सांस्कृतिक चेतना का भी विकास हमारे साहित्यिक धारा के कारण हुआ था। इस संबंध में सभी भारतीय भाषाओं ने राष्ट्रवादी उत्साह बढ़ाने और विभिन्न समुदायों में एकता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी।
ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ एक ही भाषा, सभी भारतीय भाषाओं ने ये भूमिका अदा की थी। कविताओं और गीतों ने विशेष रूप से अशिक्षित समूह तक भी राष्ट्रवाद का संदेश पहुंचाया। देखिए, पत्र पत्रिकाओं को पढ़ने और उसकी जरूरत होती है, उसके लिए पढ़े लिखे की जरूरत पड़ती है। जो पढ़ा लिखा नहीं था, अशिक्षित वर्ग था, बहुत बड़ा वर्ग अशिक्षित था, उस तक कैसे पहुंचे? तो उसमें कविता और गीत बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसको महसूस करने के लिए, इसको समझने के लिए बहुत पढ़े लिखे होने की, जैसे कोई गाना बज रहा है, कोई कविता हो रही है, तो उसको सुन के हम उसके भाव को समझ सकते हैं। वो हमारे, चूँकि साहित्य क्या होती है, साहित्य के बारे में, आर्ट और कल्चर के बारे में आर्ट के बारे में कहा जाता है, साहित्य की जितनी भी विधाएं होती हैं, कि वो एक आत्मा से दूसरे आत्मा की तरफ जुड़ा होता है। तो उसमें भाषा का क्या, उसमें ज्ञान का क्या, वो तो एक आत्मा से दूसरे आत्मा की तरफ जुड़ाव था। तो एक जो व्यक्ति था, वो जो एक कविताकार और गीतकार थे, वो अपनी राष्ट्रवादी चेतना को दूसरे के आत्मा में, सीधे आत्मा से आत्मा तक का जो कन्वर्जन, इसमें ये भूमिका निभाता था। और इन सभी का एक ही लक्ष्य था, क्या? दमनकर्ताओं यानी जो अंग्रेज थे, उनको देश से बाहर निकालना था और भारत को अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त कराना था। इसमें न केवल प्रख्यात कवियों ने, बल्कि अज्ञात लेखकों के गीतों और स्थानीय गाथा गीतों ने भी ये भूमिका निभाई थी। केवल प्रख्यात नहीं, बहुत सारे ऐसे अनजान लोग भी इसमें अपनी भूमिका अदा कर रहे थे। इसमें हम समझे कि सामाजिक आंदोलन में साहित्य की भूमिका। देखिए, सामाजिक आंदोलन में अक्सर साहित्य की भूमिका को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा उचित नहीं है। साहित्य सामाजिक आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस लेख में उदाहरण दिया गया है कि कैसे भारतीय उपमहाद्वीप में मध्यकालीन भक्ति जो साहित्य था, उसने सांस्कृतिक क्रांति की शुरुआत की, जिसने विभिन्न समुदायों को एकजुट करके उन्हें सशक्त बनाया। ये कबीर का समय था, और भी इस तरह का जो अलावर संत थे वो था। यह देश के एक क्षेत्र या समुदाय तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे राज्य और साम्राज्य में फैला हुआ था। इसने स्थापित किया कि सभी को इस रत्न पर मौलिक का अधिकार है। ये बातें हमें मध्यकालीन भक्ति साहित्य ने सिखाया, यानी भक्त साहित्य हमारे सामाजिक आंदोलन का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मध्यकाल में ये बात निभी थी, तो ये बात 18वीं 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी के जो स्वतंत्रता आंदोलन था, उसमें भी पूरी तरह से सही पाई जाती है। इसको आपको देखिए कि अगर देखा जाए तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आधुनिक काल में भी साहित्य ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान सभी भाषाओं के महान विचारकों और लेखकों, जैसे बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, रविन्द्रनाथ टैगोर, मुंशी प्रेमचंद, मैत्री शरण गुप्त, काजी नजरुल इस्लाम, इसमें अलग अलग भाषाओं के थे। कोई मराठी है, कोई बंगाली है, कोई हिंदी है, लेकिन इन सभी की रचनाओं ने और कई अन्य अपनी रचनाओं के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया और लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया। कई सारा आप लोगों ने पढ़े होंगे, आनंद मठ की कहानी पढ़े होंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी, उनका तो जो है, जो आज राष्ट्रगीत के रूप में हमारे यहाँ तो चल ही रहा है, राष्ट्रगान हमारा, ये सब क्या है? साहित्यिक रचनाएं ही रही हैं, जो कहीं न कहीं जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को जिसने प्रेरणा दी है। ठीक है, मेरा रंग दे बसंती चोला, इस तरह की घटनाएं, जो इस तरह के जो गीत हैं, इस तरह की जन गीत हैं, वो उसने साथ किया। अब जब ये सब चीज़ें चल रही थी, हमारे साहित्य में राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास चल रहा था, राष्ट्रीय चेतना विकास की जा रही थी, अंग्रेज़ों के बारे में अच्छी बुरी चीज़ें बताई जा रही थी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, तो जाहिर सी बात है जिसकी इतनी अच्छी तारीफ़ करेंगे अंग्रेज़ों की, वो नाराज़ तो होंगे। और वो सत्ता थी, उनके पास सत्ता थी, वो सत्ता उत्पीड़क सत्ता थी, और उसके कारण उन्होंने उत्पीड़न भी शुरू किया। तो जब उत्पीड़न शुरू किया, तो 20वीं सदी में जब राष्ट्रवादी साहित्य पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया, तो दमन के बावजूद कई सारी पत्र पत्रिकाएं जो है वो गोपनीय रूप से चलनी शुरू हुई। तो ये वो दौर था जिसमें भूमिगत पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों का उदय हुआ। साथ में एक और लेखन की शैली बनी, यानी पत्र पत्रिकाओं में तो ये चीज़ें चली, साथ में यहाँ पे एक नए लेखन की शैली चली, वो धूमिल और व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग होने लगा। यानी कई भाषाओं में पत्रिकाओं और दैनिकों में व्यंग और धुंधली भाषा का प्रयोग किया जाता था, जिसका विदेशी शासक जिसे आसानी से समझ नहीं सकते थे, लेकिन स्थानीय लोग जिनके लिए वो लिखा जाता था इसे आसानी से समझ सकते थे और सूचना और कहानी को फैला सकते थे। यानी कि इस तरह के दौर में एक तो गोपनीय पत्र पत्रिकाओं का चला, और दूसरा भाषा भी
अस्पष्ट, व्यंग्यात्मक और गोपनीय हो गई, यानी जो अंग्रेजों को समझ में न आए और आम लोगों को उससे आसानी से समझ में आने लगे। इसके बावजूद भी अंग्रेज जब समझ में आने लगा तो भी उस पर प्रतिबंध लगाने लगे, तो एक और शैली आई। हालांकि उसको हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। एक आ गया है कि साहित्यिक दिग्गजों को देश के आध्यात्मिक गुरुओं का भी पहलू है, तो इसमें अरविंद नाथ और रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद जैसे लोगों का योगदान है, आप इसको देखिएगा। मेन है कि जब वो साहित्य वाली वो व्यंग्यात्मक शैली भी समझ में आने लगी, तो फिर एक साहित्य के या कला के एक नए ढंग का हमारे यहाँ पे विकास हुआ, वो है नुक्कड़ नाटकों का। हमारे यहाँ बहुत सारे पौराणिक ग्रंथ हैं, रामायण है, महाकाव्य है, पुराण है, और भी ऐसे थे जिसमें से देव और असुर इनके संग्रामों के बारे में दिखाया गया है। उनको उस दौरान में नुक्कड़ नाटकों के दौरान उसको दूसरे, यानी वो जो उनका अभिनय होता था वो वही पुरानी पौराणिक कथाओं के आधार पे होता था, लेकिन वो बातें व्यक्त दूसरा करते थे। जैसे इन संग्रामों में अगर नुक्कड़ नाटकों में राष्ट्रवादी संदेश भी फैलाया जाता था, जैसे उसमें बड़े चतुराई से क्या दिखाया जाता था कि अंग्रेजों को रावण कह दिया जाता था, कंस, हिरण्यकश्यप जैसे खलनायक के रूप में दिखाया जाता था, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और हमारे जो राष्ट्रवादी नेता थे उन्हें विभिन्न न्याय और धर्म के प्रतीक के रूप में दिखाई देने लगा। इसी रणनीति के तहत ब्रिटिश राज को भ्रमित और कमजोर करने में मदद मिली। यानी वहां तो दिख रहा है कि रावण वध, श्री राम रावण का वध कर, श्री राम रावण का वध कर रहे हैं, हिरण्यकश्यप का वध हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो दिखाया जा रहा है, वो समझाया जा रहा है कि कैसे हमारे नेता जो है राष्ट्रवादी जो है न्यायिक के रूप में है, देवता के रूप में दिखाए जाते थे, और अंग्रेज खलनायक के रूप में दिखाए जाते थे। तो वही है कि कैसे उन्होंने अपने आप को आम जनमानस से जुड़ा। इसका प्रभाव ये रहा कि गांधी जी जो है, यानी कुछ ही दशकों में महात्मा गांधी जो कि नायकत्व के रूप में वो प्रेरित किए जाते थे, वो उनका संदेश ग्रामीण कहावतों और लोकगीतों का एक हिस्सा बन गए थे। गांधी महात्मा यानी भगवान के रूप में उनकी स्थिति हो गई थी, क्योंकि वो उसी तरह से नुक्कड़ नाटकों और इस तरीके से वो चीज़ें फैली जो अशिक्षित लोगों तक भी फैलती गई। और फिर सिनेमा आदि ने भी आया, और इसके कारण स्वतंत्रता की लहर के साथ साथ लोग अपनी सांस्कृतिक जड़ों पर भी गर्व करने लगे, क्योंकि फिर पीछे की चीज़ों को जो है नाटकों और इस तरह की चीज़ों में दिखाया जाने लगा। साथ ही में इस दौर में चूँकि जाहिर सी बात है, हमारे पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में राष्ट्रपिता गांधी और उनके कार्यों को तो आप निकाल ही नहीं सकते हैं, तो इसीलिए उसके दौरान में उनके द्वारा जो लेख थे उसने भी राष्ट्रीय आंदोलन में प्रेरणा का स्रोत बताया। और संभवतः कहा जाता है कि कार्ल मार्क्स के लेखों का जिस तरह से सामाजिक आंदोलन में प्रभाव पड़ा था, उसी तरह का प्रभाव भारत में, यहाँ तक कि भारत के बाहर भी आज तक भी गांधीवादी लेख का प्रभाव दिखाई देता है। और इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि गांधी जी की रचनाओं ने देश के सभी समुदायों को बहुत ही प्रभावित और प्रेरित किया था। तो इस आधार पे निष्कर्ष के रूप में अगर हम इस देखें तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में विभिन्न भाषाओं में लिखी गई कहानियाँ, कविताओं, गीतों और नाटकों का महत्वपूर्ण योगदान है। ये साहित्यिक रचनाएं न केवल लोगों को स्वतंत्रता के लिए इन्होंने प्रेरित किया, पहले तो स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया, साथ ही में उन्हें अपने सांस्कृतिक जड़ों की खोज और आधिपत्य का मुकाबला करने में भी मदद की। यानी वो अपने स्वतंत्रता के लिए प्रेरित हुए, सांस्कृतिक जड़ों की उन्होंने खोज की, और जो ब्रिटिश सत्ता थी उसके खिलाफ भी मुकाबला करने के लिए ये प्रेरित हुए। इसमें देश की हर सांस्कृतिक परंपरा की भाषा, साहित्य, जिनकी संख्या सैकड़ों में है, ये मनुष्य की अंतरतम इच्छा को हर समय मुक्त रहने के लिए जागृत किया कि हमारी जो अंतरात्मा है वो हर समय मुक्त है, उसको जागृत करने का काम हमारे साहित्य ने किया। और इसके परिणाम स्वरूप सामाजिक क्रांति और न्याय में वृद्धि हुई, जिससे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के विश्व इतिहास में एक अद्वितीय घटना जो है बन गया। तो कहीं न कहीं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हमारे साहित्य ने जो विभिन्न भाषाओं, विभिन्न धर्मों, विभिन्न रूपों में थी, यहाँ तक कि नाट्य रूपों में भी थी, उसने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ठीक है, तो ये संक्षिप्त में ये लेख है, आप लोग इसका PDF भी मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा जो हमारा है, ये योजना का में ही एक पुस्तक पब्लिकेशन डिवीज़न की है, इसी नाम से, पूर्वोत्तर भारत में स्वतंत्रता संग्राम के अग्रदूत। उसी पुस्तक के कुछ हिस्सों का लेकर उन्होंने बताया है, उसमें से ही हमने 4-5 जो है घटनाएं हैं, केवल में 4 घटनाएं हैं,
इन 4 महत्वपूर्ण चीज़ों को हमने बताया है। एक्चुअल में जो ये पुस्तक है उसमें 7 राज्य हैं, 7 सिस्टर हैं, उनसे जुड़ी हुई, उन राज्यों के जुड़ी हुई अलग वो 7 अध्याय में बताई गई है। उनमें से हम उसका संक्षिप्त योजना में बताया गया है, उसका हम उसमें से 4 को हम यहाँ पे बताने की कोशिश करते हैं। जिसमें से पहला है गोमधर कुंवर। ये अहोम राजाओं के वंश के थे, ये कुंवर थे, और ये माना जाता है कि असम के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी शहादत हुई थी स्वतंत्रता संग्राम के, यानी असम के पहले शहीद इन्हें माना जाता है। देखिए, अंग्रेजों ने असम पे 1826 में ही उन्होंने कब्जा कर लिया था। असम उस समय काफ़ी विशाल था, उसमें से ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट के राज्य असम से ही थे, तो उस पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। उसके 2 साल बाद 1828 में शाही शासक, शाही असोम वंश के सदस्य गोमधर कुंवर ने पहले प्रतिरोध मंडली का जो है इन्होंने गठन किया था। यानी आप देखिए कि 1857 के काफ़ी पहले ही इन्होंने जो है ये गठन किया था। अक्टूबर 1928 के शुरुआत में गोमधर कुंवर ने कुछ महत्वपूर्ण लोगों की एक बैठक बुलाई और उन्हें अंग्रेजों को कर न देने के लिए कहा। बाद में उन्होंने औपचारिक रूप से जोरहाट के पास बस्सा में इन्हें राजा घोषित कर दिया गया, ये राजा हो गए। इसके बाद इन्होंने अंग्रेजों पर जो है चढ़ाई चढ़ी, उनके नेतृत्व में रंगपुर की ओर बढ़ने लगा। वो रंगपुर उस समय जो है पूर्वी आसाम का जो है या ऊपरी आसाम का वो ब्रिटिश मुख्यालय था, निचली आसाम या पश्चिमी आसाम का मुख्यालय जो है गुवाहाटी था, तो वहाँ पे किया। लेकिन उसके पहले ही जोरहाट से थोड़ा सा दूर ही उनको रोक दिया गया अंग्रेजों द्वारा। जाहिर सी बात है, वो सुपीरियर शक्ति थे, उनके पास संसाधन ज़्यादा थे, उनके पास हथियार ज़्यादा थे, ट्रेनिंग ज़्यादा थी। उनको फिर वहाँ से पकड़ लिया गया। बाद में ये जोरहाट के एक पंचायत में इनको गोमधर कुंवर और उनके साथियों पर मुकदमा चला, इन्हें मृत्युदंड का दिया गया। लेकिन बाद में इन्हें फिर 7 साल का बिना श्रम के कारावास को दिया गया। लेकिन ये वहाँ से भी भागने में सफल रहे, लेकिन फिर पकड़े गए। इनको रंगपुर जो आज बांग्लादेश में है वहाँ पे जेल में भेज दिया गया और माना जाता है कि वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई। और इस तरह से गोमधर कुंवर असम में उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष में मौत पाने वाले, यानी शहादत पर जो है प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति होते हैं गोमधर कुंवर। और ये इनकी कहानी के बारे में संक्षेप में इस पुस्तक में बताया गया है। दूसरा है, एक इसी आसाम की ही घटना है, तिलेश्वरी बरुआ। ये 12 वर्षीय बालिका थी जिन्हें एक और व्यक्ति के, एक और बालक के साथ भारत के सबसे छोटे शहीद, स्वतंत्रता संग्राम शहीद के रूप में इनको दर्जा मिला हुआ है। प्रधानमंत्री जी अभी जब आसाम में थे तो उन्होंने वहाँ पे गए भी थे, और वो जगह था ढेकियाजुली, और ढेकियाजुली नरसंहार और तिलेश्वरी बरुआ की शहादत। ये कहानी है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, जब आंदोलन चल रहा था, पब्लिक का ही आंदोलन था, उस दौरान 20 सितंबर 1942 को एक शांति सेना के स्वयंसेवकों के नेतृत्व में आसपास के इलाके से कई सौ लोग जो है एक ढेकियाजुली जो पुलिस स्टेशन है वहाँ बाहर एकत्र हुए थे। इसमें इसका जो नेतृत्व कर रही थी एक मृत्यु वाहिनी, यानी जो उसने मृत्यु को खुद को ग्रहण कर लिया था, उसके 3 सदस्य थे, मानवर नाथ, गोलक चंद्र नियोग और चंद्रकांत नाथ। इन लोगों के नेतृत्व में भीड़ थी। पहले सिविल पुलिस, जब ये लोग अंदर घुसने लगे तो वहाँ का जो स्टेशन प्रभारी था, पुलिस प्रभारी, उसने रोका। जब ये लोग नहीं माने तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और बाद में जब लोग वंदे मातरम करके गाते हुए अंदर घुसने लगे तो सशस्त्र पुलिस ने गोलीबारी कर दी। और ये लोग जो है, ये इनमें से 3 लोग जो है ये झंडा पुलिस स्टेशन पे लगाने के लिए जा रहे थे, उसमें गोलीबारी होती है, काफ़ी भगदड़ होता है। उसमें करीब इतना अराजकता होता है, लगभग 13 लोग, दूसरे दिन पता चलता है कि 13 लोग मारे गए थे और कुछ अन्य घायल थे जो बाद में मारे गए थे। यहाँ पे एक और भी घटना होती है जिसने शायद वो आप कह सकते हो कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो सबसे खराब घटनाओं में से सामने आती है। उसमें एक था कि 12 वर्षीय तिलेश्वरी बरुआ, ये राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे कम उम्र की जो है इन्हें शहीद माना जाता है, 12 वर्षीय तिलेश्वरी बरुआ को। ये उड़ीसा के बाजी राउत के साथ सम्मान साझा करते हैं, यानी उड़ीसा के बाजी राउत और तिलेश्वरी बरुआ ये दोनों सबसे कम उम्र के जो है शहीद माने जाते हैं। ये इनको गोली लग जाती है, और ख़राब, और जैसे इसे क्यों सबसे घटना कि गोली लगने के बावजूद भी ये वहाँ पे पड़ी रहती हैं। इनके मामा जी वहाँ पे देखभाल कर रहे थे, लेकिन वहाँ के जो सरकार के गुंडे रहते हैं वो लोग भी इन पर मारपीट करते हैं। ये इनकी लाश जो है सड़क पे पड़ी रहती है, लाश या आप कह सकते हो कि घायल अवस्था में, यानी मरणासन अवस्था में पड़ी रहती है। बाद में एक पुलिस की वाहन आती है
जो इनको उठा ले जाती है और आज तक न इनका लाश न इनके बारे में कोई सूचना मिलती है। तो ये बताता है कि कितना ज़्यादा घृणित कार्य अंग्रेज़ों ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया था। कहाँ पे? ढकिया जोली में। और इसलिए तिलेश्वरी बरुआ और ढकुआ जोली की कहानी हमें जानना जरूरी है, जो कि असम के लोगों के लिए एक बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है। ये है मणिपुर के थंगल जनरल, ये टिकेंद्रजीत हैं, वहाँ के राजघराने से जुड़े हैं और ये वहाँ के जनरल से जुड़े हैं। इन्होंने कई राजाओं के साथ काम किया था। इन दोनों को एक साथ 19 अगस्त को फांसी दे दी गई थी मणिपुर के कांगल महल में। कांगल महल जहाँ भी कुछ दिन पहले मणिपुर के मामले में वहाँ पे आया था, बड़ा फेमस है वहाँ का। तो इसमें भी ये मणिपुर के सबसे बहादुर बेटों में से एक, इन्हें थंगल जनरल कहा जाता है। ये जो है मणिपुर रियासत में महाराजा गंभीर सिंह के शासनकाल में 1827 से 34 के दौरान इनको रैंक ऊंचा मिला था। जब ये 34 में गंभीर सिंह की मृत्यु हो गई तो कुछ समय तक ये बाहर रहे। इसके बाद महाराजा चंद्रकीर्ति सिंह आते हैं 1885 से 1886। इनके दरबार में ये सबसे शक्तिशाली रहते हैं, ये जनरल तक बनाए जाते हैं। जब उनकी मृत्यु होती है तो वहाँ पे राज्य में जो है महल में आपसी खींचातान होता है और ये राजा जो है राजकुमार टिकेंद्रजीत के करीब हो जाते हैं। बाद में कुछ होता है जिसके कारण अंग्रेज वहाँ पे हस्तक्षेप करते हैं। तो टिकेंद्रजीत के कारण जो है 24 मार्च 1891 को 5 ब्रिटिश अधिकारियों को फांसी दी जाती है और उसके जवाब में फिर अंग्रेज उस पर हमला करते हैं। बाद में मणिपुरी लोग पकड़े जाते हैं। तो मणिपुरियों के हार और उसके बाद मणिपुर पर कब्जा करने के बाद 7 मई 1891 को थंगल जनरल को अंग्रेज पकड़ लेते हैं। और इसके बाद 13 अगस्त 1891 को शाम को थंगल जनरल और टिकेंद्रजीत को हजारों रोते हुए मणिपुरियों के सामने फांसी दी जाती है। और जब टिकेंद्रजीत को फांसी के तख्ते पर ले जाया जा रहा था तो थंगल जनरल को उठाना पड़ रहा था, क्योंकि 80 साल की अवस्था के बाद इतने भी ऊंचे नहीं रह गए थे कि फांसी का फंदा उन तक पहुँचे। और अंततः इनको फांसी दे दी गई और जब इन शहीद हुए थे तो थंगल जनरल का उम्र 80 साल है। तो ये भी एक मणिपुर की कहानी है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। इसके बाद जो हम देखेंगे सचिंद्र लाल सिंह, ये त्रिपुरा के स्वतंत्रता सेनानी थे। देखिए एक आम धारणा ये है कि त्रिपुरा में स्वतंत्रता आंदोलन का कोई बहुत प्रत्यक्ष लड़ाई नहीं थी, लेकिन त्रिपुरा के कुछ लोग जो थे जो बंगाल उस समय था, बंगाल में जो आंदोलन था खासतौर से क्रांतिकाल और राष्ट्रीय आंदोलन, उससे जुड़े हुए थे। उनमें से ही एक नाम था उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन में जो नाम था वो था सचिंद्र लाल सिंह का। ये इनके पिताजी बनारस के रहने वाले थे, ये भी बनारस के यानी वाराणसी के रहने वाले थे। वहाँ के राजा ने इनके पिताजी को सैन्य जिम्मेदारी दी थी और उसको लिए वो त्रिपुरा में बस गए थे इनके पिताजी। और वहीं पे जुलाई 1907 में अगरतला में इनका जन्म होता है। ये वहीं से अगर हाई स्कूल के विद्यार्थी रहते हुए ही वो एक सामाजिक राजनीतिक संगठन भातृ संघ के सदस्य बन गए थे, जिसका संबंध बंगाल की युगांतर पार्टी था। ये जो है बरिंद्र घोष अभी इसके बाद जब पढ़ेंगे उनसे ही जुड़ा हुआ संगठन था, तो ये उससे जुड़े हुए थे। बाद में सचिंद्र लाल सिंह का बंगाल के महान क्रांतिकारी सूर्यसेन या सूर्यदादा के टीम के साथ भी सदस्य थे, जिन्होंने 18 अप्रैल 1930 को प्रसिद्ध चटगांव शस्त्रागार वाला पर छापे की योजना बनाई थी। तो ये उससे भी जुड़े हुए थे। इन घटना के बाद गिरफ्तार किए गए थे और जब बाद में ये रिहा हुए तो ये त्रिपुरा कांग्रेस से जुड़ गए थे। आज़ादी के बाद ही 1940 में त्रिपुरा प्रजामंडल एक आंदोलन था जो विभिन्न राजे रजवाड़ों में चल रहा था। वहाँ पे स्वतंत्रता आंदोलन के ही समकक्ष चल रहा था। तो वो फिर कांग्रेस कम्युनिस्ट जो है बढ़ गई थी, कांग्रेस राज्य कांग्रेस पार्टी में हो गया था। और फिर ये उसी दौरान जो है आज़ादी के दौरान ये त्रिपुरा में जो जनजातीय आंदोलन चल रहा था 1939 से 1942 में, रियांग विद्रोह बोला जाता है, उसमें ये इन्होंने देखा कि किस तरह से त्रिपुरा के जनजातियों द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ जो एक भावना है उसको इन्होंने महसूस किया और फिर उसी में ये जुड़ गए। लेकिन इन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया गया और ये अपने पूरे जीवन काल के दौरान, पूरे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लगभग 14 साल ये जेल में रहे थे। यानी सोचिए 1907 में इनका जन्म हुआ था, 1947 में हम आज़ाद हो गए थे, 40 साल में ये 14 साल ये जेल में ही रहे थे। आज़ादी के बाद और फिर स्वतंत्रता के बाद जब त्रिपुरा रियासत भारत में मिलता है तो वो त्रिपुरा के पहले मुख्यमंत्री होते हैं। 1963 से लेके 1971 तक ये त्रिपुरा के पहले मुख्यमंत्री होते हैं। तो ये
पूर्वोत्तर के कुछ 4-5 प्रमुख हस्तियों के और घटनाओं के बारे में रहा है। अगला जो हमारा जानना है वो है बरिंद्र कुमार घोष। ये स्वतंत्रता के लिए संघर्ष में अग्रणी थे। कई बार क्या होता है ना कि जैसे अंग्रेज हमारे यहाँ अंग्रेजी शिक्षा दिए थे तो उनका उद्देश्य था काले अंग्रेज करना। इनके जो पिताजी थे ये कायस्थ थे जाति के, इनके पिताजी थे वो, जब ये पैदाइश इनकी ब्रिटेन में हुई है, वो अंग्रेजी बहुत पसंद करते थे इनके पिताजी। और अब समझिए वो सिविल सर्जन थे, सिविल सर्जन या सर्जन ही थे, जो भी था। इनकी पैदाइश ये ब्रिटेन में पैदा हुए थे, 5 भाई बहन थे। और सोचिए ये है बरिंद्र घोष, ये प्रमुख क्रांतिकारी थे। और इनके एक बड़े भाई थे अरविंद घोष, जो इनसे भी बड़े क्रांतिकारी और महान आध्यात्मिक नेता श्री अरविंदो जिन्हें कहा जाता है, उनके ये छोटे भाई थे। तो अंग्रेज़ों ने तो अंग्रेजी पढ़ाई थी लोगों को अंग्रेजियत सिखाने के लिए, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि चीज़ें उस रूप में चली जाती है जिस रूप में जाना होता है। उसी घर में 2 ऐसे प्रमुख क्रांतिकारी निकले, तो ये कहीं ना कहीं इसका आप जानिए। आइए ज़रा देखते हैं इसके बारे में। बरिंद्र कुमार घोष भारतीय स्वतंत्रता, या इनको बारिन घोष भी बोला जाता है, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख क्रांतिकारी थे। इनका जन्म 5 जनवरी 1880 में, कई जगह लिखा है कि बंगाल में। ये बंगाल के, एक्चुअल में इनका मूल बंगाल के थे, लेकिन जो भारत सरकार का भारत महोत्सव पे इनके बारे में बताया गया है उसमें इनका जन्म जो है ब्रिटेन बताया गया है। ठीक है, तो ब्रिटेन में हुआ था। और वे महान क्रांतिकारी नेता और आध्यात्मिक गुरु श्री अरविंदो के छोटे भाई थे। यानी एक ही घर में 2 मिसाइल पैदा हो गई थी अंग्रेजों के लिए। तो ये अरविंदो से बहुत प्रभावित थे और इस प्रकार क्रांतिकारी आंदोलन में ये शामिल हो गए थे। ये जातेंद्रनाथ बनर्जी, जिनको एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें निरालंब स्वामी के नाम से भी जाना जाता है, इनके साथ भी ये सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे। और ये इनका जो देखिए कि ये इनका मेन जो है वो स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख क्रांतिकारी शाखा जो बंगाल में थी, उससे ये शुरुआत से ही जुड़े हुए थे। क्रांतिकारी गतिविधियों में ये गहराई से जुड़े हुए थे, क्योंकि इनका प्रमुख लक्ष्य था कि ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन को उखाड़ फेंकना है। और इस उद्देश्य से ये क्रांति गतिविधियों में गहराई से शामिल थे। इन पे जैसे कि इनके बड़े भाई का ही प्रभाव था, अरविंद घोष जी का। ये अनुशीलन समिति के सदस्य भी थे, जो एक क्रांतिकारी संगठन था और अंग्रेजों के खिलाफ ये सशस्त्र प्रतिरोध की वकालत करता था। 1906 में इन्होंने एक बंगाली साप्ताहिक युगांतर संगठन भी है जिससे ये जुड़े हुए हैं, लेकिन ये बंगाली साप्ताहिक पत्रिका थी युगांतर का इन्होंने प्रकाशन किया। और यह समाचार पत्र भारतीय स्वतंत्रता के कारण को बढ़ावा देते हुए क्रांतिकारियों की आवाज़ बन गया। बाद में यही युगांतर के नाम से इन्होंने एक संगठन भी बनाया बंगाल में, एक फिटनेस क्लब के आड़ में, यानी कि व्यायाम कल के आड़ में एक गुप्त क्रांतिकारी शाखा युगांतर का गठन किया। इसी के साथ जतिननाथ मुखर्जी या बाघा जतिन के साथ मिलकर इन्होंने युवा क्रांतिकारियों की भर्ती में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। कोलकाता का मानिक तल्ला बोला जाता है, यह गुप्त स्थान के रूप में उभरा जहां क्रांतिकारी बम बनाते थे, हथियार और गोला बारूद इकट्ठा करते थे। तो जब ये सब काम करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की घटनाएं भी हुई है, इसलिए इन पर जो है अलीपुर बम कांड एक हुआ था जिसपे एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट पे इन्होंने बम भी फेंका था, उसको मानिक तल्ला बम कांड भी कहा जाता है। ये 1908 की घटना है। बारिन घोष को अलीपुर बम कांड, जिसे मानिक तल्ला बम षड्यंत्र के रूप में भी जाना जाता है, कि इस सिलसिले में इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। जो ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या, यानी एक मजिस्ट्रेट था, किंग्सफोर्ड बोला जाता है कि कौन है मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं पता है, उसकी हत्या के साजिश में ये थे। अलीपुर बम कांड में बारिंद्र घोष और उल्लासकर दत्ता, ये भी युगांतर पार्टी के सदस्य थे, उल्लासकर दत्ता, इनको मौत की सज़ा सुनाई गई थी। लेकिन फिर चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास के हस्तक्षेप से सज़ा को घटाकर आजीवन कारावास में कर दिया गया था। और 1909 में वारिंद्र कुमार को अंडमान की सेलुलर जेल में भेज दिया गया था। वही सेलुलर जेल जिसकी कहानी हम पहले पार्ट में पढ़ चुके हैं, जो वहाँ का प्रमुख जेलर था, जिसने अपने आप को क्या कहा था कि वो नरक का देवता है। और वो कैसे देखेंगे कि 9 से लेके 19 तक आते आते अंततः सेलुलर जेल को बंद कर दिया गया था। तो ये 1909 में ही सेलुलर जेल गए थे, लेकिन यानी समझिए कि उस पूरी यातना को ये बारिंद्र कुमार घोष ने सहा होगा।
उसके बाद 1920 में जेल से इनकी रिहाई हो जाती है। जो आम जन माफ़ी होती है, अगर नहीं होगा तो पहला पार्ट, पहला क्या, ये दोनों, इसके पहले के दोनों पार्ट आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा कि रिहाई हो जाती है। इसके बाद ये क्रांतिकारी गतिविधियों से दूर हो जाते हैं। इनके भाई भी दूर हो जाते हैं, अरविंद घोष भी, और वो आध्यात्मिक क्षेत्र की तरफ चले जाते हैं। ये जो है पत्रकारिता और राष्ट्रीय पत्रकारिता के तरफ, राष्ट्रीय चेतना वाली पत्रकारिता के तरफ चले जाते हैं। ये पुस्तक लिखते हैं, पत्रकारिता में शामिल होते हैं। हालांकि ये अपने लेखन के माध्यम से जो राष्ट्रवादी विमर्श है उसको ये नहीं त्यागते हैं, उसको बढ़ावा देना ये जारी रहते हैं। और इस तरह से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में वरेंद्र कुमार घोष का योगदान महत्वपूर्ण था और वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बने हुए हैं। और इस बारे में इससे ज़्यादा तो आपको वहाँ पे भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आज के इस अंक के साथ ही अगस्त माह का योजना अंक समाप्त होता है। इसमें 3 पार्ट हैं, एक बार फिर से मैं चर्चा कर देता हूँ। पहले पार्ट में हम संपादकीय बताए हैं, और इसके बाद सेलुलर जेल या जिसे काला पानी की सज़ा कहते थे उसकी कहानी है। रानी अबक्का की कहानी है, पहले पार्ट में है। दूसरे पार्ट में हमने गुजरात के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं विभिन्न तरह के, उनको देखा है 6-7 घटनाओं के साथ। फिर उसमें जम्बूद्वीप उद्घोषणा है, जिसे माना जाता है कि संभवतः ये भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है, कई इतिहासकार मानते हैं 1801 का। उसी के साथ साथ के कलप्पन को भी देखते हैं, जिन्हें केरल के गांधी कहते हैं, और उनके प्रमुख आंदोलनों को देखेंगे। इस पार्ट में हमने देखा कि स्वतंत्रता आंदोलन में, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में साहित्य की भूमिका क्या रही है, उसको समझने की कोशिश किए हैं। फिर हमने देखा है कि पूर्वोत्तर में कौन कौन सी कुछ प्रमुख जो क्रांतिकारी रहे हैं या आज़ादी के कह सकते हो कि सिपाही रहे हैं, उनके बारे में देखे हैं। और अंतिम में हमने हमारे आज़ादी में के जो क्रांतिकारी दीवाने थे उनमें से एक प्रमुख जो हमारा हीरा है वरेंद्र कुमार घोष, उनके बारे में देखे हैं। ठीक है, चलिए, इसका PDF तो आपको मिल ही जाएगा, बढ़िया आप पढ़िएगा, रिवीजन करते रहिएगा, एंजॉय करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।